सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशंस को इंडिया ने ही कॉल किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। 1 जनवरी 1948 को इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को कॉल किया कि आप इंटरवीन करें और ये जो मसला दो ममालिक के दरमियान पैदा हो चुका है इसको हल करें। अच्छा, अब जो ये कॉल दी गई थी इंडिया की तरफ से, जो डोजियर पेश किया गया था, उसमें आर्टिकल 34 और 35 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसको इन्वोक किया गया और उसके तहत उनको इनवाइट किया गया कि आप आकर हल करें मसले को। डेलीगेट्स आए, मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ को सामने रखा गया। इंडिया में भी गए वो डेलीगेट्स, पाकिस्तान में भी आए और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने पहली रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट की। ये जो पहली रेजोल्यूशन है जनाब, इसमें इंडिया ने आर्टिकल 6 ऑफ द यूएन चार्टर जो है उसको इन्वोक किया। अब मज़े की बात यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 6 को इन्वोक करने का मतलब ये होता है कि जब दो कंट्रीज़ के दरमियान एक इशू क्रिएट हो जाए और थर्ड पार्टी को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप बुलाते हैं मीडिएशन के लिए, तो आर्टिकल 6 इन्वोक किया जाता है। आर्टिकल 7 उस सूरत में इन्वोक किया जाता है जब एक कंट्री एग्रेशन शो कर रहा हो और उस एक्ट ऑफ एग्रेशन को आपने कंट्रोल करना हो। अब इंडिया हमेशा ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान एग्रेसर है, वो ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ। तो हमारा सवाल उनसे ये है कि अगर पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा था तो यूनाइटेड नेशंस में तो आप गए थे, यूनाइटेड नेशंस को आपने कॉल दी थी, आपने आर्टिकल 6 इन्वोक किया था कि जो बायलैटरल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए होता है। आपने आर्टिकल 7 इन्वोक क्यों नहीं किया जो बाकायदा एक्ट ऑफ एग्रेशन के लिए है? यानी आप आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 जो है वो अभी देख लीजिए, यूएन चार्टर का गूगल करेंगे आपके सामने आ जाएगा, उस पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 6 जो है उसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं जो दो पार्टीज़ के दरमियान इशू को रिजॉल्व करने के लिए होती है। और आर्टिकल 7 में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं कि एक्ट ऑफ एग्रेशन हो तो उसके लिए होता है। तो आपने खुद ही आर्टिकल 7 इन्वोक नहीं किया, आर्टिकल 6 इन्वोक किया, और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि आपका ये क्लेम कि पाकिस्तान एग्रेसर है इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। तो जाहिर है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, पाकिस्तान ने जो सोल्यूशन दिया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और इंडिया ने जो सोल्यूशन दिया वो क्या है। यानी ये जो यूनाइटेड नेशंस का कमीशन आया और पाकिस्तान में और इंडिया में मीटिंग्स की, इंडिया ने जो है जी वो ये कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की ज़ेर निगरानी, और फिर वहाँ पे प्लेबिसाइट करवाया जाए। पाकिस्तान का जो कहना है वो ये था कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे लेकिन इम्पार्शल गवर्नमेंट बनाएंगे, और जो प्लेबिसाइट करवाएंगे वो यूनाइटेड नेशंस की सुपरविजन में करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़े है कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जो कश्मीरियों की मर्ज़ी है उससे फ़ैसला हो। आप यूनाइटेड नेशंस के प्लेबिसाइट पे देखिए, पाकिस्तान इंडिया पे भरोसा नहीं करता, इंडिया पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता। तो अगर वो ये कहते हैं कि महाराजा हरी सिंह की जगह हमारा जो है वो एक और पपेट आ जाएगा और इलेक्शन होंगे या प्लेबिसाइट होगा, तो ज़ाहिर है वो कभी नहीं हो सकता। और पाकिस्तान भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता इंडिया से कि आप हम पे ट्रस्ट करें। हम दोनों को उस वक्त जो ट्रस्ट कर रहे थे हम वो यूनाइटेड नेशंस पे कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रस्ट भी पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला कि ना तो वहाँ पे पार्शियल गवर्नमेंट बनी और ना ही वहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ। ये सब कुछ उस रेजोल्यूशन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि जो अब इंडिया जिस रेजोल्यूशन का प्रचार करता है कि जनाब दोनों ममालिक अपनी फोर्सेस को निकालेंगे तो मसला हल होगा, पाकिस्तान पहले अपनी फोर्सेस निकाले हम बाद में निकालेंगे और मसला, यानी यहाँ पे आकर इंडिया जो है वो कहता है कि बस शायद इससे पीछे कोई कहानी है ही नहीं, सारी की सारी बात ही है। तो अब उस रेजोल्यूशन से पहले की बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सोल्यूशन दिए जा रहे थे इसके, देखिए सिचुएशन थी और उसको सॉल्व करना था ना। यूनाइटेड नेशंस ने भी सोल्यूशन दिया, पाकिस्तान ने भी सोल्यूशन दिया, लेकिन इंडिया ने वो सोल्यूशन दिया जो उनको फेवर करता था, और उसके अलावा जो सोल्यूशन है उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हो। यहाँ पे एक और बात मैं वाज़े करता चलूँ कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में और इंडिया के मौक़िफ़ में क्या फ़र्क है रिलेटेड टू कश्मीर। कश्मीर के हवाले से इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और कश्मीर इशू जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है और इंडिया उसको जैसे चाहेगा वैसे हैंडल करेगा। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से वो ये है कि कश्मीर कश्मीरियों का है, इसका फ़ैसला कश्मीरियों की मर्ज़ी से होना चाहिए, और यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्लेबिसाइट करवा के लोगों से उनकी मर्ज़ी जाने, जिसमें ना ही पाकिस्तान का कोई इख्तियार हो ना ही इंडिया का हो, ताकि दुनिया को ये पता चले कि कश्मीरी क्या चाहते हैं।
फिर अगर कश्मीरी ये चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए तो उनकी मर्ज़ी है, अगर कश्मीरी ये चाहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए तो भी उनकी मर्ज़ी है। पर आप प्लेबिसाइड की तरफ तो आएँ, आप प्लेबिसाइड करवाएं, लोगों की मर्ज़ी और रजामंदी जाने। ये दोनों के माबैन फ़र्क है। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा है कि कश्मीर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान या कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये हमने नहीं कहा। हाँ, कश्मीरियों में जो मुसलमान हैं, जैसे वो शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वही है जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा शायद ऑफिशियली बन जाएंगे। और आज तक जो उनके शहादा हैं, जो इंडियन फोर्सेस के मजालिम की वजह से शहीद होते हैं, उनको पाकिस्तान के झंडों में जो है वो कफन पहना के और फिर उसके बाद दफनाया जाता है। दैट इज़ द लव ऑफ दीज पीपल विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान उसको अडॉप्ट करता है। पाकिस्तान ये ज़बरदस्ती उन पर थोपता नहीं है कि आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस। अब जनाब हम सेकंड लास्ट हेडिंग की तरफ आएंगे, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की लीगैलिटी को डिस्कस करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, क्या ये ओरिजिनल है या फेक है, और ये किस हद तक लीगल है, और ये इंडिया के क्लेम को मजबूत करता है या उल्टा कमज़ोर करता है। इसके बाद लास्ट हेडिंग इंशाल्लाह आर्टिकल 370 पे होगी, और फिर हम रिकमेंडेशंस के साथ आज के लेक्चर को तमाम करेंगे। डॉक्टर अब्दुल अहद ने बहुत सारा काम किया है वैसे तो इस पे, और अगर डॉक्टर अब्दुल अहद की बुक्स आपको अवेलेबल हो सकती हैं तो कीजिएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से मिलेंगी तो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा। उनकी एक बुक है जनाब, कश्मीर ट्रायम्फ्स एंड ट्रेजेडीज़। उसके चैप्टर नंबर 23 में उन्होंने इस तरह के पॉइंट्स जो है वो बयान किए हैं, जो वाकई ही ऐसे गौर तलब पॉइंट्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बुनियादी तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज़ अ फेक डॉक्यूमेंट एंड दैट वाज क्रिएटेड लेटर ऑन टू प्रूव द पॉइंट ऑफ इंडिया। देखिएगा, अब इसमें आप नोट कीजिएगा, चंद चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और आप एज इट इज़ पेपर में इन हेडिंग्स को भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की लीगैलिटी की हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 उसमें क्या है जनाब, वो ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा कि जैसे हमने अभी जिक्र किया कि इंडिया जो है वही गया अक़वाम मुत्तहिदा के पास। इंडिया ने कॉल किया यूनाइटेड नेशंस को, और वहाँ पर जब आप यूनाइटेड नेशंस को कॉल करते हैं तो उसके लिए आप एक डोजियर जमा करवाते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि जनाब हमारा ये क्लेम है, दूसरा कंट्री ये कर रहा है, वगैरह वगैरह। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो डोजियर इंडिया की तरफ से पेश किया गया यूनाइटेड नेशंस में, उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था ही नहीं। अब इंडियन क्लेम के मुताबिक 27 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया। 1 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा को कॉल किया गया और उसमें डोजियर सबमिट करवाया गया, और उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है आपका, जिसकी बेस पे आप क्लेम कर रहे हैं, वो उसमें है ही नहीं। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद जनाब 3 मार्च 1948 को इंडिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का इजलास हुआ, और उस इजलास में ये डिमांड किया गया गवर्नमेंट से कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपके पास है, वो मतलब है कि जो आपने ख़जाने में रखा हुआ है उसको निकाल के लाए सामने, कम से कम इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को तो दिखा दे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के सामने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पेश नहीं किया गया। दूसरी बात क्या है, दूसरी ये है कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत मिड अगस्त 1947 से पहले स्टेट्स ने डिसाइड करना था कि उन्होंने इंडिया का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। अच्छा, अगर वो डिसाइड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ना वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगी, ना वो इंडिया का हिस्सा रहेगी। अब कश्मीर ने 14 अगस्त तक डिसाइड नहीं किया कि हमने किसका हिस्सा बनना है, तो 15 अगस्त 1947 को कश्मीर इंडिपेंडेंट हो गया। अब जो इंडिपेंडेंट कश्मीर है अगस्त में इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसके साथ सितंबर में ये सब कुछ हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमान बाइकआउट करते हैं, महाराजा का टैक्स देने से इनकार कर देते हैं, महाराजा की फोर्सेस में जो है वो हिंदू और सिख उनको एम्प्लॉय किया जाता है, मुसलमानों के ऊपर मजालिम किए जाते हैं। ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट में हो रहा है, ये याद रखिएगा। इंडिया से उनको असला भेजा जा रहा है। इंडिया से जो है वो 12 अक्टूबर 1947 को इंडिया से कमांडोज़ की प्लेटून्स आ जाती हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर में, और इंडिपेंडेंट कश्मीर में आकर वो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। और किन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है? उनके खिलाफ कर रहे हैं जो अपने भाइयों की मदद करने के लिए आए हैं।
यानी इसकी मिसाल ऐसे है, वो लोग जो इंडिया में बैठकर मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि जैसे आप कोई भी मिसाल ले लें, पंजाब की मिसाल ले लें। अब यकलख्त पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक हिस्से में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर मजालिम शुरू हो जाएंगे, तो क्या पंजाब के दूसरे हिस्से से लोग आके उनकी मदद नहीं करेंगे? या किसी तीसरे कंट्री को आके बताना पड़ेगा कि आपके भाइयों पे जुल्म हो रहा है जनाब, जाएं और जाके उनकी हेल्प करें? जाहिर है कि वो करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, यानी बाउंड्री उस तरह से तो नहीं, टेरिटोरियल बेसिस पे नहीं था, लेकिन डिवीजन इस तरह से क्रिएट हो रही है कि जो हिंदू हैं और सिख हैं उनको असला भी पहुंचाया जा रहा है, उनकी हेल्प भी की जा रही है, और कहा जा रहा है कि अगर मुसलमान रिटेलिएट करेंगे तो पाकिस्तान इज़ बिहाइंड देम। अब ये सारी चीज़ें आप सामने रखेंगे तो सिचुएशन आपको मज़ीद क्लियर होती चली जाएगी कि एक्चुअली क्या हो रहा था। तो ये जो सब कुछ हो रहा था ये इंडिपेंडेंट कश्मीर में हो रहा था। अब इंडिपेंडेंट कश्मीर जो है इसको मद्देनज़र आप रखेंगे तो बात आगे चलाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको 27 अक्टूबर को ही क्यों साइन किया गया, जबकि इंडिया को ये मालूम था कि 12 अक्टूबर को हम फोर्सेस भेज चुके हैं, सितंबर में सिविल वॉर भी शुरू हो चुकी है। ये भी पता था, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही है, तो उनको पता था कि 15 अगस्त को जो है वो कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाएगा लीगली। वाई दे वेटेड अंटिल अक्टूबर? इसके हवाले से जनाब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो 2 महीने का अरसा है इसमें एक रोड ब्रिज तामीर किया गया था, और वो जो रोड ब्रिज है वो पठानकोट और जम्मू के इलाके को आपस में मिलाता है। और इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान अ लॉट ऑफ पीपल जो इंडियंस थे उनको वहाँ पे रिक्रूट किया गया था, इंजीनियर्स को और लेबरर्स को, जिनकी मदद से 2 महीने के अरसे में इस ब्रिज को कंप्लीट किया गया था, जो फिर इंडियन फोर्सेस को बाकायदा इंडिया को इस इलाके के साथ यानी कश्मीर के साथ लिंक कर सकता है। अब जनाब हम इन डेट्स के हवाले से बात करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने की डेट्स हैं। वीपी मेनन अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में लिखते हैं कि वो 26 अक्टूबर को दिल्ली से निकले, कश्मीर पहुँचे, कश्मीर आके महाराजा से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन लिए, उसी दिन 26 अक्टूबर को ही वापस न्यू दिल्ली पहुँचे, माउंटबेटन साहब को जाकर दिखाया कि महाराजा साहब ने साइन कर लिए। 27 अक्टूबर को सुबह इंडियन ट्रूप्स जो है वो श्रीनगर में लैंड कर गए। अब आप ये देखिएगा कि ये जो पहाड़ी इलाका है कश्मीर का, न्यू दिल्ली से लेके और फिर कश्मीर तक का जो सफ़र है, एक तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद एक जो 26 अक्टूबर है उस डेट को देख लीजिए कि उसी में वीपी मेनन साहब निकलते हैं और वो कश्मीर पहुंचते हैं, वहाँ से साइन लेके वापस पहुंचते हैं और अगली सुबह ट्रूप्स पहुंच जाते हैं। ये है उनका एक ऐसा क्लेम जिसके बारे में वो ये चाहते हैं कि हम इस पर बिलीव कर लें। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि उस दौर में ये जो एरिया है जो न्यू दिल्ली को जम्मू से कनेक्ट करता है, ये श्रीनगर जम्मू रोड है, जिसको उस वक्त कहा जाता था बनीहाल कार्ट रोड। बनीहाल कार्ट रोड इस वजह से कहा जाता था कि ये रोड नहीं थी, ये मिट्टी का एक टूटा फूटा रास्ता था जिसको आम तौर पे यूटिलाइज़ किया जाता था दीगर जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी तरफ से। यानी ये कोई ऐसी भी कारपेट रोड जैसे आजकल है वो नहीं थी। और उसमें मेनन साहब जो है वो एक ही डेट पे आए और वो साइन लेके वापस भी चले गए, उन्होंने डिसाइड भी कर लिया और सुबह ट्रूप्स भी लैंड कर गए। इसके जो अगेंस्ट है, यानी एक तो इनका तो ये क्लेम है वीपी मेनन साहब का जो इन्होंने बुक में किया, आपके सामने आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलेक्जेंडर सेमन इस बारे में क्या कहते हैं। अलेक्जेंडर सेमन जो है ये बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर रहे हैं न्यू दिल्ली में। वो ये कहते हैं कि मेरी जो है वो मेनन साहब के साथ मुलाकात हुई 26 अक्टूबर को, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं नेक्स्ट डे यानी 27 अक्टूबर को जा रहा हूँ कश्मीर बात करने के लिए। ये इंडियन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जिसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने है। इसके तहत इन्होंने डिप्टी हाई कमिश्नर ने ये क्लेम किया। दिस इज़ वन ऑफ द मैनी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट वी हैव, जो इस बात को साबित करते हैं कि इंडिया का जो क्लेम है वो आपस में उनके क्लेम ही एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। और उसके बाद इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो है एक्सेस कॉरिडोर का। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बन रहा था कश्मीर के हवाले से इंडिपेंडेंस से पहले ही, वो ये बन रहा था कि कश्मीर तक इंडिया का एक्सेस नहीं था। ये जो एक्सेस कॉरिडोर है ये एक ही ज़रिए से इंडिया के लिए पॉसिबल था और वो था गुरदासपुर। जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का कोई लिंक कश्मीर से नहीं बनता गुरदासपुर के बगैर।
अच्छा, अब आप स्टैटिस्टिक्स को देख लें तो गुरदासपुर की जो आबादी है वो भी ज़्यादा तादाद में मुसलमान थे। यानी अगर इंडिपेंडेंस एक्ट को फॉलो किया जाता जिसमें ये लिखा हुआ था कि जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पर वो हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा, अगर सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो कर लिया जाता तो गुरदासपुर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन अगर गुरदासपुर पाकिस्तान का हिस्सा बनता तो फिर जाहिर है कि इंडिया का कश्मीर तक कोई लिंक नहीं बनता था। इस चीज़ के लिए क्या किया गया कि लॉर्ड माउंटबेटन को भी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मैनिपुलेट किया गया। कैसे किया गया वो तो तारीख़ में किताबें भरी पड़ी हैं। उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है उनको मैनिपुलेशन करने का वो उनकी वाइफ एडवीना माउंटबेटन है, जिनका रिलेशनशिप नेहरू के साथ है वो तो कई जगह पे रिकॉर्ड में मौजूद है। तो इस ज़रिए से सबसे पहले तो माउंटबेटन को इस तरफ लाया गया। फिर माउंटबेटन साहब ने रेडक्लिफ अवार्ड जो है, जो बॉर्डर कमीशन था जो बाउंड्री लाइंस बता रहे थे, उस रेडक्लिफ अवार्ड में तब्दीलियां करवाई। ये हमें कैसे पता है जनाब? इसके लिए हमारे पास जो है वो क्रिस्टोफर मैमाउट की एक स्टेटमेंट मौजूद है जो उन्होंने 1992 में पेश की है। ये रेडक्लिफ के सेक्रेटरी थे जिस दौर में ये सब कुछ हो रहा था, और इन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वाकई ही माउंटबेटन की तरफ से प्रेशराइज़ किया गया था रेडक्लिफ को कि आप बाउंड्रीज़ को चेंज करके गुरदासपुर को इंडिया का हिस्सा बनाएं ताकि वहाँ से कश्मीर तक जो है वो रास्ता क्लियर किया जा सके। अच्छा, एक और चीज़ इसमें यह है कि इंडिया जो है वो हमेशा यही कहता आया है कि कश्मीर इज़ यूनिलैटरल इशू, यानी वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान को उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हालांकि ये जो पहली रेजोल्यूशन मैंने आपको बताई यूनाइटेड नेशंस की, जहाँ पे आर्टिकल 6 को इन्वोक किया गया आर्टिकल 7 की जगह, यहाँ से लेकर और फिर आप आगे चले जाएँ 1972 तक, तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और वो जो शिमला एग्रीमेंट है वो बड़े वाज़े अल्फाज में कहता है कि ये जो इशू है इसको बायलैटरली रिजॉल्व किया जाए। अब मुझे बताइए, एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर इंडिया में मतलब कलकत्ता में कोई इशू बन जाता है तो क्या इंडिया पाकिस्तान के पास आएगा कि जनाब कलकत्ता में इशू बन गया, आए बैठे और बायलैटरल तरीके से इसको रिजॉल्व कर लेते हैं? वाई? बिकॉज कलकत्ता इज़ एक्चुअली इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज़ नॉट। जो आपका इंटरनल मैटर होता है उसके लिए आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ निगोशिएट करके बातचीत नहीं करते। तो मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान को जो कोशिश करनी चाहिए वो यही है कि वी शुड हेल्प इंडिया टू कम बैक टू रियलिटी, कि आप हकीकत को तस्लीम करें और उसके बाद ये जो जुल्म और बर्बरियत का एक सिलसिला चलता आ रहा है पिछले 70 सालों से, इसको रिजॉल्व करने के लिए बातचीत की जाए। तो अब जनाब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलेंगे जिसमें हम आर्टिकल 370 को पढ़ेंगे।